It's I think chemistry and bio are together probably. Together, paper Yeah, fours. not together as in like one day it's chemistry and then the other day it's bio, something like that. Oh, that's fine because अगर same day पर हो तो फिर near impossible हो जाता है to get the perfect efficiency दोनों papers में क्योंकि दोनों ही लंबे papers हैं. Yeah, Yeah. just a second, I'll Okay. tell you. Hmm. Yeah, so basically, we have bio on Friday 8th May, and Hmm. chemistry is on 7th May, and then physics is on Okay. 11th, and bio, the paper 5, it's on 13th, Hmm. and Okay. chemistry is on 18th, and then physics is on 20th. All in May. Yeah, all in May. So 20th that's May, it's good. gonna end. Okay. Yeah, so 13 days में सारा A levels हो जाएगा. That's good. Yeah. Yeah. But again, छोटे छोटे gaps हैं between papers, so वो थोड़ा tough होता है. But right now, you don't need to worry anything about it because you haven't even started with the proper past papers, so no need to worry about the schedule right now. Yeah. Okay, so let me just start. Recording शुरू हो गई है. Right, बिस्मिल्लाह. ये जो सारी जो शेड्यूल्स है ना ऑल दीज कम इन टू हैंडी जस्ट वन मंथ और यू कुड से 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि अच्छा आज पेपर 4 प्रैक्टिस करना है आज पेपर 5 करना है कौन सा पहले आ रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी जस्ट डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. ओके. तो इन द लास्ट क्लास हमने बात की थी अबाउट द फिल्ट्रेशन बैरियर. सो हमने ये देखा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक पैसिव प्रोसेस है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है एंड देन सिक्रीशन भी एक एक्टिव प्रोसेस है. द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड पैसिव एंड एक्टिव वाज के पैसिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता, वो सराउंडिंग से अफेक्ट नहीं होता, अपने ऊपर असर नहीं आने देता. सो नो मैटर व्हाट द वाटर पोटेंशियल इज ऑफ द ब्लड, नो मैटर व्हाट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इन द ब्लड, जितना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पानी हमेशा निकलता है और ग्लूकोज हमेशा निकलता है वो ही हमेशा निकलेगा. मीनिंग टू से इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल कंडीशंस. लेकिन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है. अगर ब्लड में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो पानी भी ज्यादा निकलेगा in the form of urine out of the body. But if there is a lack of water in our body, we are dehydrated, तो body इस active process के through ये ensure करेगी कि urine में the lowest amount of water possible निकले so that the most amount of water can be saved inside of our body क्योंकि हमारी body में already उसकी lacking है. This is what is meant by active process. फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बिफोर वी स्टार्टेड दैट वी लुक्ड एट फिल्ट्रेशन बैरियर किस तरीके का होता है विच इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा इन द वर्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स के अग्रेसिव फिल्ट्रेशन एक अग्रेसिव मैनर में हो रही है. जो भी चीजें निकल रही हैं आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल वो मैक्सिमम निकल रही हैं. दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ बॉडी में क्या कम है बॉडी में क्या ज्यादा है उसकी अमाउंट कितनी है. इट्स अग्रेसिवली फिल्ट्रेटेड आउट. फिल्ट्रेशन बैरियर में आता क्या क्या द फर्स्ट लेयर और यू कुड से द फर्स्ट स्टेज इन द फिल्ट्रेशन बैरियर थी endothelial lining of the blood capillary. ब्लड कैपिलरी चाहे कोई भी हो उसकी इंडोथीलियल लाइनिंग होती है डिफ्यूज. डिफ्यूज का मतलब होता है लूजली पैक्ड इंडोथीलियल लाइनिंग कंसिस्टिंग ऑफ इंडोथीलियल सेल्स. अब सब्सटेंसेस जो इस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में है वो इन गैप्स बिटवीन द इंडोथीलियल सेल्स इन द इंडोथीलियल लाइनिंग इन गैप्स के बीच में से जाएंगे. अब इन्होंने पहला स्टेज पार कर लिया. They then have to move through the pores in the basement membrane. And अगर सवाल में क्वेश्चन में ये आए कि which is the most important filtration in the filtration barrier, so that is the basement membrane. क्यों? फिल्ट्रेशन बैरियर में बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स हैं these pores are वो जगह हैं where the substances have to pass through. बेसमेंट मेम्ब्रेन में और कोई लूजली पैक्ड जगह नहीं है. देयर इज नो ओपन स्पेस, देयर इज नो गैप, इट्स जस्ट पोर्स.
तो सब्सटेंसेस नीड टू पास थ्रू दीज पोर्स। अब ये पोर्स की जो साइज है, इट इज मच मच स्मॉलर कंपेयर्ड टू दिस गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स और बिटवीन द पोडोसाइट्स इन द एपिथेलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल है, और यहीं पे सबसे ज्यादा सब्सटेंसेस का डिसाइड होता है, विल दे बी एबल टू मूव फॉरवर्ड और विल दे गो बैक इनटू द ब्लड कैपिलरी। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकल गए, then they have to pass through between the podocytes which are in the epithelial lining of the Bowman's capsule. Now, there are some substances which are always able to pass through and some which are never able to pass through. So those which never pass the barrier are red blood cells and large plasma proteins. Obviously large मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के पोर्स के थ्रू तो वो जा ही नहीं सकते। Red blood cells obviously can still not go. दो सब्सटेंसेस विच ऑलवेज पास थ्रू द बैरियर, इनमें दो टाइप्स होती हैं। दो सब्सटेंसेस जो हम चाहते थे कि निकल जाएं, जो कि वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, जो हम नहीं चाहते थे कि निकल जाएं बट वो स्टिल निकल गए, द यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर आवर बॉडी। हाउएवर दीज यूजफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में वापस आ जाते हैं थ्रू सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो दिस इज व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। नाउ टुडे वील स्टार्ट विद द फैक्टर्स, the factors influencing the net ultrafiltration pressure। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का हमें ब्रीफ प्रोसेस तो पता है ब्रीफली कि हो क्या रहा है। चीजें ग्लोमेरुलस के अंदर थी, अब वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ रही हैं। अब हम उसके प्रेशर की बात करें, कितना ज्यादा आ रही है, कितनी तेज आ रही है, कितना उनको टाइम लग रहा है। तो वो जो प्रेशर है सब्सटेंसेस का टू कम इनटू द कैप्सूल, वो कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सो यू कुड से देयर इज अ फैक्टर ए, देयर इज अ फैक्टर बी, देयर इज अ फैक्टर सी which affects the rate at which ultrafiltration takes place. Now, in factors को these factors influence the net ultrafiltration pressure. We could also call them the factors influencing the rate at which the glomerular filtrate is formed. Take a guess, why are these two things affected by the same factors? The net ultrafiltration pressure and the rate at which the filtrate is formed. ये दोनों same factors से क्यों affect होती हैं? Probably because uh, if the fluid is not going to be filtered, then the glomerular filtrate is not going to be formed. करेक्ट, क्योंकि ये जो दोनों वर्ड्स लिखे हैं, ये जो दोनों फ्रेजेस हैं, वन इज अ कॉज एंड वन इज द इफेक्ट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द कॉज जिसकी वजह से फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। तो जितनी तेज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी उतनी तेज फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा। सिंपल। नाउ व्हाट आर दीज फैक्टर्स? फैक्टर नंबर वन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अब मैं एक एक्रोनिम लिख रहा हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी ताकि हमारा टाइम बचे, बट यू शुड नॉट राइट दिस इन द एग्जाम। HP मतलब दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्रोनिम। अब जो, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? इफ आई वुड आस्क यू एक्सप्लेनेशन क्या है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की? Basically, uh, it's something related to water, probably the water potential. ओके, सो इट्स नॉट रियली वाटर पोटेंशियल बट इट इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे, या हाइड्रोस्टैटिक इज रेफरिंग टू वाटर। So hydrostatic pressure is simply the pressure due to the water. तो जो वाटर की वजह से प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दो अलग अलग जगहों में एग्जिस्ट करता है।
ऑब्वियसली किसी भी चीज में पानी होता है, और अगर पानी होता है तो उसकी वजह से प्रेशर भी होता है, विच इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. Now, what were the two things in our ultrafiltration process which we were talking about? The first thing was the glomerulus. ग्लोमेरुलस क्या है? एक नेटवर्क है कैपिलरीज की, और उस कैपिलरीज के नेटवर्क में ब्लड फ्लो कर रहा है. ब्लड इज मेड अप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वाटर. तो क्योंकि इस ग्लोमेरुलस में वाटर फ्लो कर रहा है, तो उस वाटर की वजह से प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे. ग्लोमेरुलस, सो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि ग्लोमेरुलस में होता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को फेवर करता है. So hydrostatic pressure in glomerulus favors ultrafiltration. अब ये ऐसा क्यों है? चीजें फिल्टर आउट हो रही थी, या सॉरी, यू कुड से दे वर मूविंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द Bowman's capsule, राइट? चीजें वर मूविंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सूल. लेट मी गो बैक टू द डायग्राम. सो यहां से लेके कैप्सूल में जा रही थी. अगर इस ग्लोमेरुलस में पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, तो दो जो चीजें बोमेन्स कैप्सूल में जा रही थी, क्या पानी उनको और ज्यादा पुश नहीं करेगा? Yeah. यस इट विल. विच वुड मीन कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, जो जिस रेट पे वो बन रहा है, वो रेट बढ़ जाता है. Because the more the substances go in faster into the capsule, the higher the rate at which the filtrate is formed. So hydrostatic pressure glomerulus में favors ultrafiltration का process. But what if we would look at this in a different way? मतलब we would look at the hydrostatic pressure of the Bowman's capsule. अब let's look at this. चीजें ग्लोमेरुलस में से निकल रही हैं और कैप्सूल में जा रही हैं. कैप्सूल में ऑलरेडी पानी प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लूइड होता है. थोड़ा बहुत ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तो हर बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है. अब अगर चीजें इसके अंदर आ रही हैं, इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, उसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से will it not oppose the substances which were coming into the capsule? Could you repeat this? I don't understand. जो चीजें which were coming from the glomerulus into the capsule, right? अब चीजें कैप्सूल, जो कैप्सूल है उसमें पानी तो प्रेजेंट है, तो ये पानी अपोज नहीं करेगा इन सब्सटेंसेस की मूवमेंट को. Oh, yeah. Yeah, इट yeah, विल, क्योंकि डायरेक्शन सब्सटेंसेस का ये है, और वाटर का जो मूवमेंट है वो ये है. विच दिस इज द वाटर इन द कैप्सूल, दिस इज द सब्सटेंसेस मूविंग इनटू द कैप्सूल. दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है. सो वी विल से the water in the Bowman's capsule opposes the movement of the substances moving into the capsule. तो यहाँ पे जो पानी की वजह से प्रेशर आता है कैप्सूल में, दिस opposes ultrafiltration. Opposes the ultrafiltration process. Just give me a second, मैं पानी पी लेता हूँ. ओके, अब अगले फैक्टर पे आते हैं. द नेक्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड the diameter of the arterioles. The diameter of the arterioles. What were the two arterioles which we talked about? afferent arteriole and efferent arteriole. Afferent and efferent arteriole. Correct. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ afferent and then the efferent arteriole. Now, even though ये दोनों arterioles हैं, efferent arteriole glomerulus को blood supply करता है, और efferent arteriole glomerulus से blood लेके जाता है. The diameter of the afferent arteriole, the AFF,
उसका डायमीटर बड़ा है compared to the diameter of the afferent arteriole. So let me write this down. The diameter of the afferent arteriole, जो पहला वाला arteriole है, is wider. उसका diameter बड़ा है than the afferent arteriole. सो क्या होगा अगर ग्लोमेरुलस, मतलब इसका फायदा क्या है? यू सी इवन हेयर, यहाँ पे डायमीटर बड़ा बना है लेकिन यहाँ पे डायमीटर छोटा बनाया हुआ है। इसकी वजह से होगा क्या? जो पानी और जो ब्लड was flowing at a high pressure through the afferent arteriole comes into the glomerulus, तो वो एक हाई रेट पे एंटर हो रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Blood is entering into the glomerulus through the afferent arteriole at a high pressure, at a high rate. लेकिन अब इसका डायमीटर तो कम है एफरेंट का, तो एट अ टाइम देर इज अ लेसर अमाउंट ऑफ ब्लड जो इसमें से जा सकता है, राइट? Yes. क्योंकि यहाँ पे इट वाज मोर वाइडर, यहाँ पे ज्यादा ब्लड आ सकता था, एंड यहाँ पे इट वाज लेस वाइडर, तो यहाँ पे कम ब्लड इसमें से निकल सकता था। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ग्लोमेरुलस में ब्लड अक्यूमुलेट करेगा? Glomerulus में blood. Um, accumulate करेगा बिकॉज इट वाज अराइविंग मोर एट अ गिवन टाइम, लेकिन oh yeah. निकल वो कम अमाउंट में रहा था। Yes, it will. So let's say, let's take a time for example 10 seconds. 10 seconds में बहुत ज्यादा ब्लड एफरेंट से आ रहा था क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा था, लेकिन उन्हीं 10 seconds में क्योंकि एफरेंट का कम डायमीटर है उसमें से ब्लड कम निकल रहा है। तो जो नेट हमारे पास आंसर है वो यही आया ना कि ब्लड वाज accumulating इन द ग्लोमेरुलस। तो क्योंकि ब्लड ग्लोमेरुलस में accumulate कर रहा है उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस बिल्ड अप हो जाता है। सो दिस इज व्हाई वी से कि HP in the glomerulus builds up. So यहाँ पे I'll write this down. The narrower diameter, the narrower diameter of the efferent arteriole helps build up hydrostatic pressure in the glomerulus. ये था फैक्टर नंबर 2। सो जस्ट एज अ समरी, हमने अभी तक दो फैक्टर्स की बात की विच इन्फ्लुएंस द रेट एट विच द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड, मीनिंग कितनी अमाउंट चीजों की आई है इन द बोमेन्स कैप्सूल। सिंपल। नंबर 1, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, विच इज द प्रेशर ड्यू टू वाटर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलस में फेवर करता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन को, और बोमेन्स कैप्सूल में अपोज करता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन को। एंड वी सॉ व्हाई इज दैट, बिकॉज ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है। Glomerulus में blood pressure is or the blood in fact is pushing the substances away. लेकिन यहाँ पे the blood in the capsule already is pushing it. It's opposing the movement of the substances. This is why it's opposing ultrafiltration. लेकिन glomerulus में it's favoring ultrafiltration. तो सारी गेम डायरेक्शन की है, क्योंकि चीजें ग्लोमेरुलस से कैप्सूल में आ रही हैं, तो जो ब्लड ग्लोमेरुलस में वो पुश करेगा टुवर्ड्स इट उसी सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो ब्लड कैप्सूल में वो उसके ऑपोजिट पुश करेगा। नंबर 2, diameter of the arterioles. Afferent arteriole is wider, efferent arteriole is less wider, because of which hydrostatic pressure glomerulus में build up होता है। अब फैक्टर नंबर 3, renal blood flow. Now, where did we hear about the word renal, if you could remember? I think the blood supply to the kidneys, that I think the arteries and veins.
तो उसमें भी टॉक्ड अबाउट द रीनल आर्टरी एंड द रीनल वेन, राइट? Yeah. तो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन सिर्फ वहीं पे नाम आता है. The greater the renal blood flow. Now, this I'm talking about the renal artery. The greater the blood flow in the renal artery. अब renal artery से blood कहाँ जा रहा था? It was going into smaller arteries, then the afferent arteriole, and then the glomerulus. तो अगर ज्यादा blood renal artery में flow करेगा, तो ज्यादा blood glomerulus में नहीं flow करना चाहिए. Yes. तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हो रहा है. द ग्रेटर द ब्लड फ्लो इन द रीनल आर्टरी, द ग्रेटर द ब्लड फ्लो इन द ग्लोमेरुलस. सारी चीजें रुकती हैं ग्लोमेरुलस पे आके, बिकॉज दिस इज द साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन. वी आर टॉकिंग अबाउट the afferent and efferent. क्यों? Because they are before and after the glomerulus. We are talking about the renal artery का blood flow. क्यों? Because it helps to increase the blood flow in the glomerulus. So greater the blood flow in the glomerulus. और उसकी वजह से अगर ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलस में ज्यादा होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ज़्यादा होगा. ज्यादा होगा, करेक्ट. इट विल बी मोर ग्रेटर. सो द ग्रेटर विल बी द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द ग्लोमेरुलस. सो इसीलिए भी से कि ग्रेटर रीनल आर्टरी ब्लड फ्लो increases the rate of the glomerular filtrate being formed. What were the two things which increase the hydrostatic pressure in the glomerulus? The the diameter, I think the difference in diameter of the afferent arteriole and the efferent arteriole, Hmm. and the blood flow in the renal artery. Okay, बिल्कुल सही. So ये दो factors थे which would increase the hydrostatic pressure in the glomerulus, which was the difference in the diameters of the two arterioles. And secondly, this one, which is the renal artery में blood flow ज़्यादा होगा, it trickles down to a greater blood from the glomerulus, which increases the hydrostatic pressure. इन दो फैक्टर्स की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलस में, दिस बिकम्स ग्रेटर देन द प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल. इसीलिए नेट अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट हमारा पॉजिटिव में आ जाता है, AKA substances start flowing from the glomerulus into the capsule. लेकिन इसमें एक मसला है. अब यहाँ पे ये जो फैक्टर था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, ये तो हमारी मदद कर रहा था कि ग्लोमेरुलस में ज्यादा है, बोमेन्स कैप्सूल में कम है. लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो कि बोमेन्स कैप्सूल को मदद कर रहा है, एंड इट इज अ डिसएडवांटेज फॉर द ग्लोमेरुलस. दैट इज कॉल्ड solute concentration. So let's look at that. Now, where do you think solute की concentration ज्यादा होनी चाहिए? क्या ज्यादा ग्लोमेरुलस में होनी चाहिए या बोमेन्स कैप्सूल में ज्यादा होनी चाहिए? In the glomerulus, I think, And why is that? because the substances haven't yet been filtered, so there are still solute molecules in the glomerulus. नो नो, सो जो पहला फैक्टर था दैट वाज सपोर्टिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन, राइट? कि ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, बोमेन्स कैप्सूल का कम है. सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन Yeah. स्टार्ट हो गई. अगर Oh, अल्ट्राफिल्ट्रेशन okay. स्टार्ट हो गई तो फिर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा किसमें और कम Okay, किसमें? so if it has started already, then the Bowman's capsule has a higher solute concentration than the glomerulus. ओके, तो यहाँ पे एक चीज समझने की है. इवन दो
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि सब्सटेंसेस फ्लो फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सूल, लेकिन फिर भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ग्लोमेरुलस में ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज सब्सटेंसेस तो ऑलरेडी उसमें से निकल गए, तो उसमें अभी भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा कैसे? Because there were some substances such as large plasma proteins, right, red blood cells, white blood cells, and platelets. ये चीजें तो पास कर ही नहीं पाई through the basement membrane, and these were big molecules. तो इसकी वजह से ग्लोमेरुलस में solute concentration अभी भी ज्यादा है compared to Bowman's capsule. Okay, so did you get this point? Could you repeat it again? या तो आई वाज सेइंग कि हमें ये तो पता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है कि सब्सटेंसेस आर फ्लोइंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सूल। तो अगर सब्सटेंसेस या सॉल्यूट्स आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस फ्लो कर रहे हैं, तो फिर भी ग्लोमेरुलस की हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा कैसे है? वो इसीलिए बिकॉज ऐसे भी तो सब्सटेंसेस थे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पोर्स में से पास ही नहीं हुए। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनकी वजह से ग्लोमेरुलस की सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है अभी भी। Okay, I get it now. राइट। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है इन द ग्लोमेरुलस इज हायर compared to the solute concentration in the Bowman's capsule due to RBC, WBC एंड लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स। यही तीन मेन एग्जांपल्स हमने लिखे थे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स। इवन दो ये एंडोथेलियल लाइनिंग से किसी तरीके से पास हो गए थे, but they were not able to pass through the pores of the basement membrane. This is why the basement membrane is so important. And large plasma proteins not being able to pass through the basement membrane, through the pores of the basement, or through the basement membrane's pores. अब इससे हमें ये समझ आ गया कि ग्लोमेरुलस की कंसंट्रेशन हाई है सॉल्यूट की, कैप्सूल की कम है। नाउ वाटर पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, कैप्सूल का या ग्लोमेरुलस का? In the glomerulus. सो इफ द सॉल्यूट कंसंट्रेशन Oh, ग्लोमेरुलस right, में sorry, ज्यादा the है, Bowman's capsule. द बोमेन्स कैप्सूल, राइट, क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर पोटेंशियल बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उतना ही कम पानी होगा, तो वाटर पोटेंशियल भी उतना कम होगा। सो इन द ग्लोमेरुलस वी हैव अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड अ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो ये नहीं प्रोसेस होगा कि अब सब्सटेंस वाटर will start to flow from the capsule into the glomerulus? Yes, it will. It will happen, and this does happen. Water flows, water flows from the capsule, which has a higher WP, which is water potential, into the glomerulus, which has a lower water potential. लेकिन अभी तो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिस्कस कर रहे थे, जहां पे थिंग्स वर सपोज टू गो इनटू द कैप्सूल और एंड नॉट आउट ऑफ द कैप्सूल। सो इजंट दिस अपोजिंग द आइडिया ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? नॉट क्वाइट। विल सी व्हाई नाउ। अब हमने दो चीजें देख ली हैं अभी तक, वाटर का फ्लो मीनिंग वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस, दिस वाज सपोर्टिंग क्या, कि सब्सटेंस वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम द कैप्सूल इनटू द ग्लोमेरुलस। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सब्सटेंसेस एंड वाटर वर फ्लोइंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सूल।
तो विच फैक्टर आउटवेज द अदर? अब हमें ये देखना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो फैक्टर है विच सपोर्ट्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज ग्रेटर और यू कुड से आउटवेज वाटर पोटेंशियल वाला फैक्टर विच अपोजेस अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो इस केस में नेट फिल्ट्रेशन रेट पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? Uh, it should be positive. इट शुड बी पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वी आर सपोर्टिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दैट सब्सटेंसेस शुड फ्लो फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सूल। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह रहा था यस हमें ये करना चाहिए, हमें ग्लोमेरुलस से कैप्सूल में भेजनी चाहिए चीजें। वाटर पोटेंशियल ऑपोजिट चीज कह रहा था कि हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स में से बड़ा फैक्टर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का है। सो इसीलिए जो हमारा नेट आंसर आता है दैट इज पॉजिटिव। इसीलिए ऊपर एट द टॉप जो टॉपिक का नाम था मैंने क्या लिखा था? नेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट, नेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर। आई डिड नॉट राइट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर, आई रोट नेट। क्योंकि कुछ फैक्टर्स थे सच एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कुछ फैक्टर्स सच एज वाटर पोटेंशियल अपोज भी कर रही थी। लेकिन नेट हमारा आंसर पॉजिटिव आया विच इज व्हाट अलाउज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टू अकर। So this is why substances and water flows from the glomerulus into the capsule. So this was the end of ultrafiltration. यहाँ तक सारा clear? Yeah, it's clear. Okay. Now we'll start with selective reabsorption. ये पूरा जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस था, नेट अल्ट्राफिल्ट्रेशन आई शुड से, ये होता है कैप्सूल में, द बोमन्स कैप्सूल। एंड व्हाट डू वी गेट एट द एंड? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये मेनली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है मेनली। एंड थोड़ा बहुत और यू कुड से सम ऑफ इट हैपेंस इन द लूप ऑफ एनले, द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे वाटर एंड सम मिनरल आयंस आर आल्सो सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। अब हमने ये देखा था कि कुछ चीजें फिल्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वेस्ट थी एंड कुछ हमारी बॉडी के लिए यूजफुल भी थी। हमें ये यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं करवानी थी फिल्टर लेकिन हो गई बिकॉज इट वाज अग्रेसिवली फिल्टरिंग। वी नाउ नीड टू गेट इट बैक इनटू द बॉडी एंड दिस इज वेयर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कम्स इन। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं रीअब्जॉर्प्शन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अब्जॉर्ब चीजें वापस हो रही हैं, लेकिन सेलेक्टिव ओनली substances useful to the body are reabsorbed. So let's talk about reabsorption in the proximal convoluted tubule. Reabsorption of the proximal convoluted tubule. Why is this named as proximal? Any idea? Because it's close to the Bowman's capsule, I think. I mean, Correct. And distal wala is further away from the Bowman's capsule. बिल्कुल सही. It is in close proximity to the capsule, इसलिए proximal का word use होता है. As I said, most of the reabsorption, selective reabsorption takes place in the PCT. अब ये जो PCT, ये जो ट्यूब है, इसकी जो लाइनिंग है, so the lining, or so imagine this is the proximal convoluted tubule, the lining of the PCT. So we are talking about this right now. जो चीजें बिल्कुल edges पे होती हैं PCT के. The lining of this tube is made of a single layer. तो मतलब एक ही लेयर है, डबल लेयर नहीं है. It is made of a single layer of epithelial cells or epithelial cells. Wait, yeah.
अब ये एपिथेलियल सेल जरूरी क्यों है? इसीलिए बिकॉज ये सपोर्ट करते हैं पीसीटी को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड उनकी ऐसी कौन सी अडेप्टिव फीचर्स हैं विच अलाउ इट टू सपोर्ट द पीसीटी ड्यूरिंग सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ एपिथेलियल सेल्स का। Epithelial cells are generally cuboidal in shape. So you would have seen plant cells कि plant cells का shape कुछ इस तरीके से होता है, right? Yeah. So इस shape को cuboidal shape कहते हैं। And जो animal cells होते हैं which are normally a spherical shape. Epithelial cells are cuboidal in shape just like plant cells. इनकी जो adaptive features हैं वो ये है कि let me just draw this out तो वो easy हो जाएगा। So मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट ट्यूब बनाता हूँ। दिस इज वन सेकेंड। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो बीच में है दो लाइनों के, थिंक ऑफ दिस एज द लूमेन ऑफ द पीसीटी, राइट? लेट मी जस्ट शॉर्टन दिस। ओके, और ये हैं वो एजेस, और यू कुड से द वॉल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जाहिर सी बात है, जो भी वॉल्स होती हैं वो किसी चीज से बनती है। फॉर एग्जांपल, प्लांट में सेल वॉल है, वो सेलुलोज से बनता है, लिग्नेन से बनता है। जाइलम में, जाइलम वेसल्स की वॉल्स हैं, वो हेमीसेलुलोज से बनती हैं। सो देयर आर थिंग्स, और सॉरी लिग्नेन से बनती हैं। सो देयर आर सम सेल्स व्हिच मेक अप दीज वॉल्स। इन सेल्स का नाम होता है एपिथेलियल सेल्स। सो मैं यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स को ड्रॉ कर देता हूँ। सो आई जस्ट ड्रॉ वन एच, एंड ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। ओके, एपिथेलियल सेल्स की दो साइड्स होती हैं। यू सी वन साइड जो मैं रेड मार्कर से यहाँ बना रहा हूँ, इट इज द साइड फेसिंग द वॉल। ये वाली साइड है फेसिंग द लूमेन। कैन यू सी दिस रेड लाइन? Yeah, I can. राइट। तो जो ये वाली चीज है, द साइड ऑफ द एपिथेलियल सेल्स फेसिंग द लूमेन या द सरफेस फेसिंग द लूमेन, इसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोविलाय होते हैं। So did you learn about or did you remember about the term microvilli in AS? Yeah, like a bit. It was like present in the I think intestine. I think. It was in the intestines. Intestines की lining में epithelial cells होते हैं, and उनका same यहाँ पे process होता है कि जो epithelial cells का surface facing the lumen of the small intestine है, उसमें microvilli होते हैं. But do you remember what exactly were microvilli? Uh, Not exactly. I know their function, but Hmm. I forgot the rest. Right. तो कोई मसला नहीं है. Microvilli are simply hair-like structures. So just like our hair, उनका स्ट्रक्चर्स हेयर के साथ हमारे सिमिलर है। सो दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच अलाउ फॉर एन इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ फॉर एन इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। और इंक्रीज्ड सरफेस एरिया की जरूरत हमें क्यों होती है? फॉर द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन, और हमारे केस में रीअब्जॉर्प्शन। जब सब्सटेंसेस बोमेन्स कैप्सूल के बाद इस पीसीटी के लूमेन में से थ्रू हो जाएंगे, अब मतलब दे वुड बी फ्लोइंग थ्रू दिस लूमेन। अब हम बॉडी को तो पता है कि कौन सी यूजफुल चीजें, तो माइक्रोविलाय उन चीजों को अब्सॉर्ब करने में मदद करेगा। सो इन समरी व्हाट डज माइक्रोविलाय डू? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया of the epithelial cells facing the lumen of the PCT. So it increases the surface area for reabsorption ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से हम चीजें निकाल सकें। ओके, अब इन एपिथेलियल सेल्स की एक और बहुत इंटरेस्टिंग अडैप्टिव फीचर है, एंड वो ये है कि इन एपिथेलियल सेल्स के बीच में कोई जगह नहीं होती है।
So there are no spaces between adjacent epithelial cells. There are tight junctions. इनको tight junctions कहते हैं. ये marking scheme में word use होता है junctions का. Tight covered इसलिए because there is no space, and junctions to show the gap. There is no gap. That's why tight junctions. अब इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको आपस में एक तो ये ज्वाइन करके रखते हैं, और दूसरा सब्सटेंसेस कोई एपिथेलियल सेल्स के बीच में से नहीं जा सकते. All substances are absorbed by the epithelial cells. So example, अगर हम एक ऐसा लूमेन बनाएं जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स के बीच में गैप हो. So let's suppose something like this. This does not exist. Just an example. अगर लूमेन में से चीजें जा रही हैं तो ये भी तो चांस होगा ना कि even though they can go into the epithelial cells, they can be absorbed, they can also go in between the gap, right? Yes. So we need to prevent that from happening. हम चाहते हैं हर चीज reabsorb हो, हर चीज epithelial cells absorb कर लें. So this is the second adaptive feature. Tight junctions holding adjacent epithelial cells together. और उसका फायदा ये होता है कि हम ये बात को इंश्योर कर पाते हैं जो भी चीज एपिथेलियल सेल के करीब आएगी एपिथेलियल सेल ही उनको ऑब्जॉर्व करेगी. देयर विल बी नो सीपिंग इन बिटवीन द सेल्स. देयर विल बी नथिंग लाइक दैट हैपनिंग. So allowing for all substances to be reabsorbed, aka no seeping process takes place. Seeping का मतलब it just flows between the cells. Just like there was this, okay, do you remember apoplastic transport? A bit, not तो exactly, but yeah. I'll explain this now. Apoplastic transport ये होता है कि प्लांट सेल्स अगर एडजेसेंट हो उनके सेल वॉल्स के थ्रू चीजें सीप इन करती हैं एंड वो सेल वॉल टू सेल वॉल ट्रांसपोर्ट होती हैं. So when they are seeping into one cell wall, they seep into another cell wall. So seeping in simply like वो जज्ब हो जाते हैं, वो absorb हो जाते हैं उसमें, and they keep flowing from cell wall to cell wall. This was apoplastic transport, जो seeping process का फायदा उठा रही थी. यहाँ पे कोई seeping process नहीं होता. It's all reabsorption. Now, one more thing. In fact, two more things. ये जो साइड है एपिथेलियल सेल्स की फेसिंग द लूमेन, उसमें बहुत सारे को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हमें मिलते हैं. को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स को कहते हैं जो कि एक साथ दो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं. सो लेट मी राइट दिस डाउन फर्स्ट. Many co-transport co-transporter proteins present on the surface of the cell facing the lumen. अब यहाँ पे वर्ड यूज किया है मैंने को ट्रांसपोर्टर. एक तो चीज होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विच आर प्रोटीन्स दैट अलाउ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द मेम्ब्रेन. इसमें चैनल प्रोटीन भी आता है, कैरियर प्रोटीन भी आता है, लेकिन को ट्रांसपोर्ट का वर्ड यूज किया गया. अभी तक थ्रू आउट इंटायर ए लेवल बायोलॉजी हमने आई बिलीव दो जगह पढ़ा है अबाउट को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स. एक था द सोडियम पोटेशियम पंप. Do you roughly remember this? Yeah. तो सोडियम पोटेशियम पंप ये था कि वो 3 सोडियम आयोन्स को बाहर निकालता था और 2 पोटेशियम आयोन्स को अंदर लेता था इनटू और थ्रू द सेल मेम्ब्रेन पर 1 ATP मॉलिक्यूल. तो ये कैरियर प्रोटीन था. सो दिस वाज द फर्स्ट को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन ए लेवल. दूसरा था द इट वाज द प्रोटॉन पंप्स. सो जो
ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है फ्लोएम वेसल्स के थ्रू, उसमें जो सेल वॉल्स के बीच में जगहें होती हैं, सो डू यू नो दो सेल्स विच आर अटैच्ड टू द फ्लोएम वेसल्स? The name. द नेम ऑफ नॉट द नेम ऑफ द सेल्स, बट एक सेल्स होते हैं जो कि फ्लोएम वेसल्स के साथ अटैच्ड होते हैं। आई कांट रिमेम्बर ऑफ द नेम राइट नाउ। Yeah, I know that there are cells that are attached, but I forgot the name as well. तो सेल्स अटैच्ड होते हैं। अब इन सेल्स और फ्लोएम वेसल्स के बीच में ये जो सेल वॉल होती है ना, इसके बीच में इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन पंप्स। ये प्रोटॉन पंप्स क्या करते हैं? दे पंप द प्रोटॉन्स along with a sucrose molecule into the phloem vessel. Oh, so I remember the name, companion cells. तो companion cells में से phloem vessels के अंदर sucrose जाता है through the co-transporter proteins. This will be the third co-transport protein which we are learning. So we don't need to learn the name right now. Just that many co-transporter proteins present हैं. ये ऐसे proteins हैं जो कि at a time transport करते हैं two substances and not one at a time. अच्छा, अब मैंने एक बार बार आई एम राइटिंग दिस लॉन्ग सेंटेंस कि दोज द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स टुवर्ड्स द लूमेन। यहाँ भी मैंने लिखा द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स फेसिंग द लूमेन। देयर इज नो नीड टू राइट दिस एंटायर सेंटेंस अगेन एंड अगेन। वी कैन यूज अ सिंगल वर्ड जो कि ये पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर देता है। वी कुड से प्रेजेंट ऑन द luminal membrane। ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। Why am I saying this? It saves you time, it saves you space as well. So instead of writing पूरी चीज, just write luminal membrane, you'll get the full mark for this. Okay, one more factor. We just, like 2 minutes ago, we just talked about the sodium potassium pumps. वो यहाँ पे भी आता है। बहुत सारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर देयर आर अ लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? It produces ATP. इट प्रोड्यूसेस एटीपी, जो कि यूज करती है द सेल फॉर एनर्जी, राइट? Yeah. तो ये एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है, यही एपिथेलियल सेल्स उसको एनर्जी के लिए यूज करती है। बट वेयर इन द एपिथेलियल सेल्स इज दिस एटीपी यूज्ड? इट्स यूज्ड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप्स which are in the basal membrane of the epithelial cells. ये थी luminal membrane, ये है basal membrane। तो सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ पे क्यों होती हैं, विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, बट फॉर नाउ सोडियम पोटेशियम पंप आर इन द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। और ये वो कैरियर प्रोटीन है जो कि सबसे पहले तो इज अ को ट्रांसपोर्ट, और दूसरा इट इज अ कैरियर प्रोटीन, मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड तीसरा ये बेसल मेम्ब्रेन में होते हैं। सो देयर आर मेनी mitochondria in the cytoplasm. I understand it's getting a bit more detailed, लेकिन this is what happens. Homeostasis is one of the most difficult chapters, I think, पूरे A2 में। इसके बाद एक और है which is genetic technology। उसके अलावा सारे आसान हैं। So just you would have to bear with this just a bit. So many mitochondria in the cytoplasm of epithelial cells that produce ATP, और यही ATP is used by which is used by sodium potassium pumps in the basal membrane of the
epithelial cells. So just as a summary of this last point, जो epithelial cells हैं making up the lining of the PCT, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एटीपी बनाता है। एटीपी यही सोडियम पोटेशियम पंप यूज करते हैं in order to pump three sodium ions out, two potassium ions in. These are in the basal membrane of the epithelial cells. तो ये जो तीनों चीजें थी ये बताना चाह रही थी हमें कि ओके epithelial cells are very very good and very very efficient to allow for selective reabsorption to take place. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये और ये इसका क्या फायदा है selective reabsorption में. We just looked at the factors for now. So technically half of the topic for now. So I'll stop right here. यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ लो. No, there are no questions. Right. So could you give us summary of what we did today? Okay, so first of all, we learned about the factors that affect the formation of glomerular filtrate, in which we included hydrostatic pressure. The hydrostatic pressure, there was a difference in diameter of the afferent and efferent arterioles, Hmm. and there was, I think, the solute concentration as well, and there Okay. was one So, other so one, I was think. this so ये जो hydrostatic pressure था was it opposing or was it supporting ultrafiltration? Hydrostatic pressure, it was supporting ultrafiltration. Okay. And was solute concentration supporting or opposing? It was opposing. Opposing. And कौन सी चीज कौन सा factor जीत रहा था over the other? Uh, Hydrostatic pressure, And because of which? because of which ultra, uh, wait, because of which fluid was being forced out into the Bowman's capsule, and hence Hmm. ultrafiltration was occurring. Correct. Um, yeah, and then basically we were doing about the proximal convoluted tubule. We were looking at the adaptations, that it has many mitochondria and that it has microvilli, and because of microvilli there's an increased surface area. All right. And does it have any potassium sodium pumps? Yeah, it does have potassium sodium pumps in the basal membrane. Correct. And are they loosely packed like the endothelial lining or the No, epithelial they're not cells? loosely packed. Hmm. All right. Okay. So we'll end it here for today. We'll continue this in the next class, inshallah. Oh, sure. Thank you. Allah Allah Hafiz. Hafiz.